शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा के अदालत में पेश किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशली कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और दूसरा मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। और अब इस पूरे मामले पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। जरा सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं और उसके बाद आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा।
तो कितना बदल गया है इंसान। कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं, पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए। तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर। आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर। और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है। तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था? इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई? ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया। प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी और इस पे जवाब नहीं देंगे। ऋतुराज जी ने कहा कि कल शाम को कुछ लोग जो भाजपा से बिलोंग करते हैं वो स्वयं उन्हें एक फंक्शन में मिले, पब्लिक फंक्शन में मिले। दयालपुर नाम की जगह है, ईडी चाहे तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकती है उनके फोन से, उनकी लोकेशन से, कि वो वाकई में वहां पे थे कि नहीं। और वहां उन्हें सीधा बोला गया, ऑफर दी गई कि 25 करोड़ लो, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ। और यह भी कहा गया उन्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह भी कहा गया कि एक अरविंद केजरीवाल तुम्हारे सबसे बड़े नेता को बिना किसी सबूत के अगर हम जेल में डाल सकते हैं तो तुम क्या चीज हो। यह भाजपा का निचला कार्यकर्ता आज दिल्ली के एक विधायक को बोलते हुए घूम रहा है। आज सुबह एक कॉल भी आया उन्हें और यह भी बोला गया, सेम ऑफर वहां पे भी दी गई। अच्छा, दूसरी चीज भी बताई गई उन्हें कहा कि खुद पे आते हो तो बहुत अच्छा, वरना ईडी सीबीआई छोड़ देंगे। और दूसरा, अगर आपके अपने साथ 10 और विधायक को लाते हो तो आपको मंत्री भी बना देंगे। वैसे भी राष्ट्रपति शासन आने वाला है। ये भाजपा के नीचे कार्यकर्ता जो है, निचले कार्यकर्ता, ये बोल रहे हैं। तो ये आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बिना किसी देर किए अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी साही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र सोनी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अश्विनी साही जी, आप अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऋतुराज जी का ये बयान अभी बता रहे थे, देख रहे हैं किस तरीके से सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर भी ये बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ऑफर कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दयालबाग जगह भी बताई गई। योगेश जी, ये बड़ी हास्यास्पद चीजें हैं। ये पहली बार नहीं कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लोगों का ये काम हो चुका है और जनता ने अब इनके ऊपर भरोसा करना इसीलिए छोड़ दिया है। कोई सबूत ये तो पेश करे ना। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, संजय सिंह कह रहे थे खोखा 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 खोखा, कोई वो नहीं। फैजाबाद में वहां अयोध्या में जाकर वो जमीनों के पेपर लहरा रहे थे, कुछ नहीं। शीला दीक्षित के खिलाफ वो 2000 पन्ने लहरा रहे थे, कुछ नहीं। 5 बार माफी मांग लिया इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और अभी कुछ दिन पहले ये आतिशी मारलेना, जिनका नाम जो है आज केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार में खुद लिया, उन्होंने तो नोटिस गई है तो मिलने से मना कर दिया। आरोप यही लगाया था तोड़ने का। तो ये कोई, इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, अपने बड़े नेताओं से हर छोटा नेता कुछ सीखता है, वो सीखे कि हाँ हमसे 25 करोड़। भाई किसने 25 करोड़ दिया? सीडी एक जारी करने वाले थे ये लोग। कहाँ गई वो सीडी? मनीष सिसोदिया जी के साथ जेल चली गई क्या? वो जारी करने वाले थे एक सीडी ना, कि हमारे लोगों को तोड़ने की बात हो रही है, हम सीडी है हमारे पास, हम जारी करेंगे। कहाँ गई? आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि सीडी कहाँ गई।
तभी तो एक परसों नंबर एक जारी किया था इन लोगों ने, उसका व्हाट्सएप नंबर। तो दिल्ली की जनता तो लिख रही है उसमें कि भैया पैसा वापस करो दिल्ली का। ये आप तो कैसे ईमानदार अंदर की हो। जानकारी की व्हाट्सएप पे क्या लिख के आ रहा है सुनिए। अरे व्हाट्सएप पर लिख के जा रहा है भाई साहब। लोग, दिल्ली की जनता हंस रही है। दिल्ली में हम लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, दिल्ली में हमारे वोटर भी है। वहां उनके सब एक दूसरे के जानने वाले, विचार अलग हो सकते हैं। उनके जो आम आदमी पार्टी के वोटर है वो लिख रहे हैं दिल्ली का पार्टी का पहले पैसा वापस करो। भ्रष्टाचारी नहीं होते तो पहले समन में चले गए होते। और आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने, योगेश भाई, ये बता दिया कि वाकई हुआ है घोटाला। जो कि आरोपी जो मुख्य है विजय नायर, वो किसके उसमें थे? आतिशी के और सौरभ जी के। ये कहा उन्होंने, कोर्ट में कहा गया आज। तो इसका मतलब कि वो घोटाला करने वाले लोग इनके मंत्री और विधायक हैं। लेकिन हाँ, एक काम जरूर किया क्षमा चाहता हूं जी। जिस तरीके से अन्ना जी के साथ आंदोलन करके अन्ना जी को धता बता दिया गया, किनारे फेंक दिया गया, वैसे ही चाहे भैया मनीष सिसोदिया जी हो, उनसे इस्तीफा तुरंत ले लिया गया। आज देखिए किस तरीके से इन लोगों के ऊपर आरोप लगा ले गए। मैं सही हूं, इस्तीफा भी नहीं दूंगा, मनीष तुम दे दोगे। क्या दुश्मनी थी भाई मनीष जी से? इस्तीफा दे दिया और हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देंगे। और इन लोगों के ऊपर आरोप लगाकर ये बता दिया गया कि वाकई भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है। वो चाहे अब मैंने किया हो या आतिशी ने किया हो या इन्होंने किया हो, ठीक, आज साबित हो गया। और आज वो जेल गए। न्यायालय ने कुछ न कुछ तो ऐसा है कि जो वाकई अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी बोल रहे थे कि जो ना हमको पता है ना आपको पता है, न्यायालय को पता है कि क्या हुआ, इसीलिए वो जेल गए। नरेंद्र सोनी जी, मतलब साफ है, अब पहले उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अब 2 मंत्रियों पर तलवार ईडी की लटकती नजर आ रही है। 2 नाम लिए गए हैं आज, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी का। देखिए योगेश भाई, एक जमाना था अंग्रेजों का, जब अंग्रेज थे देश के अंदर, तो अंग्रेज एक कानून लेके आए थे रोलेट एक्ट के नाम से। वो एक्ट था रोलेट एक्ट, जिसको कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। उसमें किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी लेके आई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक संशोधन कर दिया 2019 में इन्होंने। और उसमें कैसा संशोधन कर दिया? ऐसा कर दिया कि ईडी जब तक ईडी चाहेगी तब तक जांच के नाम पर सालों साल आरोपी को जेल में डाला जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक हथियार तैयार कर लिया ईडी के नाम पे, और आज बैठ के लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं कि देखो जमानत नहीं। अरे भाई, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? पढ़ भी लीजिए करिए थोड़ा, जनता को ये भी बताइए। थोड़ी ईमानदारी दिल के अंदर यदि बची हुई है तो जनता को ये बताइए कि क्यों नहीं जमानत मिल रही है। ये पीएमएलए कानून जो आप लेकर के आए हैं, और इसमें क्या आपने किस तरीके से अपना हथियार बनाया उसको, और जब तक जमानत नहीं मिल सकती, जब तक ईडी ना चाहे, एक ही तरीका है इसमें जमानत मिलने का, वो तब जब शरद चंद्र रेड्डी जैसा व्यक्ति, जिसके एक बयान के आधार पर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, वो व्यक्ति जब भाजपा को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देता है तो उसको जमानत मिल जाती है जब वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले देता है। उसने 9 स्टेटमेंट दिए ईडी को, 9 स्टेटमेंट, और आप यकीन नहीं मानेंगे, 9 में से एक भी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था, और वो सारे स्टेटमेंट ईडी ने दबा दिए। 25,000 पन्नों की फाइल ईडी ने पेश करी कोर्ट के अंदर, और एक में भी उन्होंने केवल वही स्टेटमेंट डाला उस फाइल के अंदर जिसमें शरद चंद्र रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। और नाम भी क्या लिया योगेश भाई? नाम ये लिया कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री से मिलने गया विजय नायर के साथ, तो मुख्यमंत्री जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि विजय नायर अच्छा लड़का, इसके टच में रहना। इस बयान के आधार पर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। इस बयान के आधार पर एक पॉकेटमार को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सारी दुनिया देख रही है कि यही भारतीय जनता पार्टी जो शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की घूस खाती है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो देश में इतना बड़ा घोटाला किया, जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी है, उससे 250 करोड़ रुपए खाए। पुलवामा में अटैक होने के बाद पाकिस्तान की कंपनी से इन्होंने पैसा, चलिए ठीक है, सेकंड राउंड में आते हैं, जवाब लेंगे, शायद से लेंगे। गद्दार पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, इनको बताना चाहिए। सारा देश पूछ रहा है इनसे, ठीक है, कि आपने देश के साथ गद्दारी क्यों करी? ठीक है, भाजपा वालों, ठीक है, आते हैं सेकंड राउंड में आते हैं।
सोनी जी, विक्रम लोहिया जी, आज आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन पर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। तो परिपाटी तो आपने ही डाली थी ना। साल 2013 में यूपीए से डीएमके बाहर होती है, 2 दिन बाद जो है स्टालिन के घर पर छापा पड़ता है और मामला क्या है, लग्जरी कार की खरीद मामले में छापेमारी की और 1 महीने पहले जबकि डीआरआई में सीबीआई को सूचना दी गई थी। उधर मुलायम सिंह के भी जांच के दायरे में आए थे। 2007 का मामला है। 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जांच हुई, आईसीआईडी की संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच की गई और 2008 में समाजवादी पार्टी ने यूपीए की सरकार बचाई, 13 में मुलायम के खिलाफ केस बंद। तो ये परिपाटी तो आपने डाली थी ना। देखिए योगेश भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी ऐसा काम नहीं किया कि भैया कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए और आप दूध के धुले हो जाते हो। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से आज सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, भाजपा की सत्ता की सीढ़ी, सीबीआई और ईडी, एक 2 रुपए के आदमी व्यक्ति के बयान पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप कश्मीर के उप राज्यपाल साहब के बयान पर क्या देश के प्रधानमंत्री जी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जब सत्यपाल मलिक साहब ने उन पर गंभीर आरोप लगाए तो एनआईए को, सीबीआई को, आईबी को, हर डिपार्टमेंट को देश के प्रधानमंत्री से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी क्या? क्या कानून प्रधानमंत्री के लिए अलग और मुख्यमंत्री के लिए अलग है, या विक्रम लोहिया के लिए अलग है, योगेश भाई के लिए अलग है? सबके लिए देश का कानून समान है। आज प्रधानमंत्री जी की भी जांच के घेरे में बात आती है कि उन्होंने किस प्रकार से पुलवामा के अंदर क्या उनका योगदान है, क्या उनका सहयोग है, क्या उनकी भूमिका है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बात हो। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री के पति ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जवाब दे पाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर? उस पर प्रधानमंत्री का खुद बयान आ गया। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज बोला है, उन्होंने कहा है कि दरअसल कमियां हर जगह होती हैं और अगर कमियां होंगी तो अब जो चीजें सामने आई है उसमें सुधार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला है क्या? राजा हरीशचंद्र ने बोला है क्या? 2014 से वो झूठी बोलते आ रहे हैं देश में। अरे विक्रम जी, आप ही जवाब मांगते हैं उस पर, मैं बता रहा हूं तो आप कह रहे हैं हरिश्चंद्र बोल। अरे हरिश्चंद्र कौन है यहाँ पर, बताइए किसी एक हरिश्चंद्र का नाम बताइए ना। कांग्रेस में है क्या कोई हरिश्चंद्र? महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, झूठ बोला। बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी का तो डायलॉग ही है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना बोलो उतना ज्यादा बोलो। इनका तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात झूठ बोला, किसानों की आय दुगनी करने का झूठ बोला, 2022 तक सबका पक्का घर होगा, झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी का तो जब भी मुंह खुलता है तो मुंह से झूठ ही निकलता है। और आज एक और आपको गंभीर बात बता रहा हूं कि 70% लोगों ने जब टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो चैनल चेंज कर देते हैं, उन्हें पता है झूठ चल रहा है। चलिए, एक जानकारी आपको, एक जानकारी साई जी ने आम आदमी पार्टी के बारे में बता दी और एक नई जानकारी आपने बता दी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ठीक है, आते हैं अजय तिवारी जी भी टीवी देखते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी मिलेगी, ठीक, अजय तिवारी समय बताएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला, आपको पता लगा, नोटबंदी में घोटाला, जीएसटी में घोटाला, आपके इनके घोटाले, राफेल का घोटाला, राफेल की फाइल चोरी हो गई, मिल जाएगी। कोई बात नहीं, सत्ता चेंज होगी तो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्या लग रहा है कौन भ्रष्टाचारी और कौन सदाचारी आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सब तो साहूकार बता रहे हैं अपने आप को। योगेश जी, हर बार पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को और भारत देश की 140 करोड़ जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ जी, ये सारे नेता भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं। आखिरकार इन सारे कार्यकलापों से मार किस पर पड़ती है? चाहे गुजरात में शराब से मरने वाला व्यक्ति है वो प्रवासी ही है, चाहे दिल्ली में शराब बेचा गया वो प्रवासी को ही बेचा गया। आज प्रवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो प्रवासी वो प्रवासी हैं जो भारत देश के हर राज्य में लगभग 60 से 65% की संख्या में है और वो तिलमिलाए हुए हैं। इन लोगों को जनता की कोई सुध नहीं है, चाहे वो आप पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टियां हो। जनता से सरोकार रखने वाला व्यक्ति ही इस बार देश का उद्धार कर सकता है। ये बात ठीक है कि 400 पार,
लेकिन 400 पार मोदी जी के नाम पर कब तक ये भाजपा के सांसद या भाजपा के विधायक जीतते रहेंगे? आज स्थिति ये है कि एक सांसद अपने लिए वोट मांगने की स्थिति में नहीं जा रहा है, मोदी के नाम पर केवल जीतने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में आज राज ठाकरे का क्या हाल हुआ। आज गुड़गांव में लोग प्रवासी प्रत्याशी खोज रहे हैं, हरियाणा में प्रवासी प्रत्याशी खोज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों को साधने का काम किया, शायद इसीलिए दिल्ली और पंजाब में राज्य करने का काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है या संजय सिंह और लोगों के आरोप सिद्ध हो जाता है तो ये साफ जाहिर होता है कि एक तरफ आप उन लोगों का वोट लेते हैं जिन पे आप फ्री करते हैं और दूसरा उन लोगों को आप मारने का भी काम करते हैं। अरे हद हो गई, बिहार में भी शराब खुलेआम बिक रही, जहां तक शराब अलाउ नहीं है। गुजरात में जहां शराब अलाउ नहीं वहां शराब बिक रही है। और केवल चुनाव के मुद्दे को हटका देना, बातों में बढ़े, जनता की बात कब करेंगे ये लोग? फिर अगर शराब पर जिक्र करें डॉक्टर अजय तिवारी जी, तो ना तो पाठशाला और ना तो भोजनालय, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, केवल मधुशाला ही मधुशाला। ये तो हमने कोविड काल के दौरान भी देखा, देश भर में सारी चीजें बंद थी लेकिन मधुशाला खुली हुई थी। ये प्यार बढ़ाती मधुशाला। वही कह रहा हूं ना योगेश जी, ये राजनीतिक पार्टियों ने सोच रखा है कि आपस में ऐसा कुछ फंसा के रखो कि जब भी वोट लेना हो तो जो निचली तबकी की जनता है वो हमें वोट किसी तरह देगी, कैसे देगी वो चालाकी सीखे ये नेता लोग। इन नेताओं के साथ तो मैं बार बार कहता हूं कि जब पार्षद के चुनाव के लिए हाई स्कूल की डिमांड होती है, एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए कम से कम ग्रेजुएशन लागू कर देना चाहिए। ये अंगूठा छाप लोग आईएएस पीसीएस को धमका करके इस देश में क्या कर रहे हैं? एक आईएएस एक आईपीएस व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इन नेताओं के दबाव में रह करके काम करने की कोशिश करता है। आप चले जाइए हरियाणा में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, एक पुलिस वाला बाहरी व्यक्ति को देख करके इस तरह से मुंह मोड़ लेता है, इस तरह से धमकाता है, बस केवल उसकी आवाज दिख जानी चाहिए कि ये बाहरी व्यक्ति है, वो उसकी मदद नहीं करता है और नेता लोग हावी रहते हैं। ये सारा देश से हटना होगा। भ्रष्टाचार केवल शराब नहीं है, भ्रष्टाचार तो वो भी है जो आईएएस आईपीएस को अपने कब्जे में बांध के रखने वाले इन नेताओं ने अपने आप को पता नहीं क्या ठेकेदार समझ रखा है। एक दिन बदलेगा, ये युवा एक दिन इनको छोड़ेंगे नहीं, एक भी नेता नहीं जीत पाएगा ये। और आप समझिएगा भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता से अगर देश को जीतने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को, देश की जनता को जीतना होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में जनता को जीता, तब से लेकर अब तक 2014 से लेकर अब तक क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई? ठीक, जवाब देना चाह रहे हैं। कई राज्यों में सरकार बनाई लेकिन आम आदमी पार्टी ने सरकार दिल्ली में बना के रखी हुई है। पार्षद का चुनाव भी आज नहीं जीत पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनता के हित में करने वाला व्यक्ति ही इस देश पर राज्य करेगा, ये बिल्कुल तय है। अर्शनी जी। जी देखिए योगेश जी जो है अभी हमारे मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। मुझे 3 लोगों का जवाब देना है। राजनीतिक विश्लेषक जी ने बड़े अच्छे और कटु सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सालों तक यहाँ पर सत्ता में रहने वाली है। इन्होंने आज घोषित कर दिया, सोनी जी ने भी, कि हमने 18 में उस जो पीएमएलए कोर्ट में है, एमपी एमएलए कोर्ट में जो चेंज किया था हमने, तो हम लोग रहेंगे और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों के भ्रष्टाचारियों पर हम लोग लगाम लगाते रहेंगे। चलिए इनकी बात हम मान लेते हैं, बधाई के पात्र हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी। क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के लिए कानून नहीं बना है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है। नहीं आप सुन लीजिए, लोहिया जी थोड़ा सुन लीजिए धैर्य से, हम तो बड़े प्यार से सुने थे आपको भाई। वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जनता आपको सुनती नहीं है। अरे रुक जाइए ना, आप नहीं सुनेंगे तो फिर बीच में आपके भी बोलना पड़ेगा, मुझे उचित वो लगता नहीं है। थोड़े संस्कार हम लोगों के पास है, आप लोग अपना अहंकार दिखाते रहिए। तो सोनी जी जो कह रहे हैं मैं मान लिया, फिर बोल रहे हैं आप ही बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। नहीं आप अपनी टिप्पणी मत करिए, आप बोलते रहिए। नहीं टिप्पणी क्यों ना करूं, आप जब बीच में बोलेंगे तो टिप्पणी करना पड़ेगा। चलिए फिर हम टिप्पणी स्वीकार भी करिएगा। नहीं स्वीकार एकदम कर लेंगे, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। मैं किसी को, मैंने 3 लोगों के बीच में बोला हो तो बता दीजिए। चलिए क्योंकि मेरा एक दूसरा वसूल है, योगेश जी के साथ 100 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं। अपमानित भी करता हूं। चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है,
अपने टर्म में जितना पूछना होगा पूछ लीजिएगा। बीच में ऐसे वो बीच वालों की तरह, बीच वाले कौन होते हैं चौराहे पे जो खड़े होते हैं बीच वाले, उस टाइप से मत बनिए भाई, ताली मत बजाइए, बीच में रहने दीजिए। जवाब दीजिएगा, प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जवाब दीजिएगा। अरे भाई वो दो जो अब मामला बिगड़ जाएगा। चलिए अब सोनी जी से मैं शुरू करता हूं, नहीं तो बात डिरेल हो जाएगी। तो ये है योगेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब, एकदम धन्यवाद है योगेश जी का, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। दूसरा अब कांग्रेस के लोगों पर आ जाता हूं और इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू करता हूं। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा पूरी पार्टी हमारी कह रही है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की गई 18 के बाद। आप बताइए योगेश जी, 18 के पहले हवाई जहाज नहीं उड़ते थे चुनाव में, हेलीकॉप्टर उड़ते थे या नहीं उड़ते थे, होल्डिंग लगती थी कि नहीं लगती थी, पैसा खर्चा होता था कि नहीं होता था, होता था। लेकिन कहीं किसी संस्था से हिसाब मांग लिया जाए, 18 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, हम लोग 14 से सरकार में है, कोई संस्था के पास जवाब नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की जिसमें हमको कितना मिला और अन्य दलों को कितना मिला, ये जानने का हक तो है पूरे विश्व, पूरे देश में, पूरे विश्व में आज पोर्टल पर है। चलिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो है कर दिया, लेकिन जब ये कानून बना था तो संवैधानिक था योगेश जी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसको असंवैधानिक कहा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वेदांता ने 250 करोड़ हमको दिया तो कांग्रेस को भी 125 करोड़ दिया है। आज ये हिसाब तो है, बोरे में आता था भरकर, मेरे पास हिसाब है। राजीव गांधी फाउंडेशन उसको गृह मंत्रालय ने भी पैसा दिया है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड ने भी पैसा दिया है, बिरला ट्रस्ट ने भी पैसा दिया है और फाइजर ने भी पैसा दिया है। कौन सा लाभ पहुंचाया था भाई इन लोगों ने? थैला लेते हुए पकड़े गए। फिर ये बीच में, अरे ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी के कौन है भाई योगेश जी? मैं अब इनको मैं बताना चाहता हूँ, वो एक इटली वाली बाई के और उनके बेटे जो जमानत पर घूम रहे उन्हीं पार्टी के लोहिया है। ये लोहिया नाम को जो है इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। चोरों की पार्टी जो कल अभी जो है रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी को बचाने के लिए इकट्ठा हुई थी, भ्रष्टाचारी सारे जिसमें जमीन के बदले नौकरी, और ये कांग्रेसी जो आज कांग्रेसियों का खूनी पंजा वो लेकर ये लोग इकट्ठा हुए थे। ये सारे चोर और भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए थे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए। उसके लोग ये बोल रहे हैं, ये बोलने का इनको अधिकार है। ये चोरों की पार्टी है। इन्होंने कहा राफेल पर, अभी कह रहे थे राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, पढ़ लिख कर आया करिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है राफेल पर पता है आपको? मैं आपसे चिल्लाने से नहीं होता। पढ़ा लिखा हूं मैं, नेशनल नहीं पढ़ा लिखा रही है भाई, हम पढ़ा लिखा हूं। अरे बहुत अच्छा है, तो डिग्री लेकर प्रोफेसर हो जाइए, कहीं प्रोफेसर हो जाइए। पढ़े लिखे होते तो ये संस्कार दिखाई देते। ठीक है विक्रम, ये तो आपको लग रहा है कि सड़क छाप कहीं मवाली टाइप आप आदमी है। जिस तरीके से राहुल गांधी काम करते हैं, खूनी पंजा लेकर घूमते हैं, चोरों की पार्टी, चोर आदमी जो है जमानत पर घूम रहे हैं, दोनों माँ बेटे चोरी किया है, नेशनल हेराल्ड में जमानत पर है। चोरों की पार्टी के आप नेता हैं, नेशनल हेराल्ड में भाई जमानत पर है ना दोनों अभियुक्त? अरे भैया दोनों अभियुक्त जमानत पर है, दोनों अभियुक्त जमानत पर है और सारे जाएंगे, सारे जाएंगे, सब जेल में जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। लोहिया जी रुकिए, आप भी, शाही जी आप भी, तो ऐसे ही चिल्लाएंगे। चलिए शाही जी, लोहिया जी दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे लोहिया जी सुन लीजिए, आप अपने सहयोगी, आपके सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र सोनी जी, से अगर बेशर्मी दिखाया जाएगा, मैंने कहा कि सम्मान दोगे। शाही जी रुकिए, शाही जी आप भी रुकिए, शाही जी आप भी रुकिए, शाही जी आप भी रुकिए। ठीक है लोहिया जी आप भी सुनिए, देखिए आपके सहयोगी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नरेंद्र सोनी जी, ठीक है, क्या ये चिरकुटों को बुला लेते हैं? नहीं शाही जी, नहीं पर्सनल नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं। एक सेकंड नरेंद्र जी, करना पड़ेगा। नरेंद्र सोनी जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दर्शक भी देख रहे हैं, इनकी भाषा ही इनके चरित्र का प्रमाण है। जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा एक चोर पार्टी है। भैया सबसे बड़ी, भाजपा से बड़ी चोर पार्टी कौन होगी इस देश के अंदर, जिसने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की कंपनी से चंदा खा लिया हो,
कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी नहीं है, देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसने इंडी अलायंस के सारे चोर, 250 करोड़ रुपए इंडी अलायंस वाले सारे चोर, इंडी अलायंस के जितने हैं सभी लोग भ्रष्टाचारी, चोर और सारे जो है जितनी चीजें हैं सब में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वो असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक था। उसके पहले जो आता था वो कहां से आता था? के लोगों को उसके पहले जो बोरे में आता था वो कहां से आता था? सोनी साहब साहब है, ये कांग्रेसी जो सुनते थे कहां से आता था? आप लोगों ने वसूला पकड़ में आ गए, आप लोगों ने वसूला पकड़ में आ गए। क्या रंगा बिल्ला भारतीय जनता पार्टी अभी तो जेल में है, रंगा बिल्ला इस देश को चला रहे। आप बताइए नरेंद्र जी, लिया तो आपने भी है ना, लिया तो कांग्रेस ने भी है, मतलब लिया तो सभी ने है ना, केवल बीजेपी ने नहीं सबने लिया है। उनका हिसाब नहीं मांगेंगे। देखिए चोर चोर मौसेरे भाई ये होते हैं, कांग्रेस ने लिया उसका हिसाब नहीं मांगेंगे, ये भाजपा से हिसाब मांगेंगे। ये पाकिस्तान की कंपनी से किसने चंदा लिया है? बताइए, पाकिस्तान की कंपनी से किसने चंदा लिया बताइए? अरे भाई आपने, हम तो कह रहे हैं मेदांता से हमने लिया और कांग्रेस ने भी लिया। क्या लाभ पहुंचाया कांग्रेस ने? किस लायक थी कांग्रेस? इस लायक थी 2000 करोड़ इनको मिला, कहां से मिला? आप चैनल के ऊपर बताइए कि आपने 60 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी से खाए कि नहीं खाए? आप चैनल के ऊपर बताइए पाकिस्तान की कंपनी से आपने पैसे खाए कि नहीं खाए? अरे भाई आप बताइए ना कि बताइए गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से आपने पैसे खाए? शराब में 2% से 12% किया, आप बताइए ना। कौन सी पार्टी ने लिया गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से पैसा? क्यों? अरे बताइए, गला खराब आप बताइए गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से भाजपा के अलावा किसने पैसा लिया? 1600 करोड़ जो है इन्होंने कैसे लिया? अरे आज देश जानना चाहता है। आप ही की तरह की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो एक गेम वाली कंपनी कौन है, उसमें किसने लिया? आप ही के इंडिया अलायंस ने लिया। गेम वाली कंपनी जो कहते थे भाजपा ने लिया है। अरे आपने गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से पैसा ले लिया। अरे किसी ने लिया? क्या लोगों की भावनाओं की कद्र करेंगे? आपका ये पूरा बताइए का धर्म का 2000 करोड़ सब फर्जी है। चलिए ठीक है, दोनों रोक रहे हैं आपको भी। ये सारे देश ने देख लिया। ठीक है आप अपने लोगों अजय तिवारी सोनी साहब, पाकिस्तान की कंपनी से अपने पैसा लोगों से खाया पूछिए इन लोगों ने कहाँ से लिया? पाकिस्तान की कंपनी से पैसा खाया कि नहीं खाया बताइए? उन लोगों ने कांग्रेसी कहाँ से पाए भाई? इतना बताइए कि पाकिस्तान की कंपनी से पैसा खाया कि नहीं खाया? 1600 करोड़ कहाँ से पाए ये लोग? आप बताइए कि लोहिया जी आ रहा हूँ, एक कमेंट ले लेता हूँ तिवारी जी को, उसके बाद आपको आता हूँ। लोहिया जी आ रहा हूँ, ठीक है तो सोनी जी रुके। लोहिया जी आ रहा हूँ, एक कमेंट लेता हूँ। तिवारी जी आप क्या समझ पाए इतनी देर चर्चा में? सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी चलिए ठीक है, इसलिए मैंने तिवारी जी को बुलाया है कि ताकि अगर मैं ना समझ पाऊं तो तिवारी जी दर्शकों को समझा पाए। में आ गया है योगेश जी, एक चीज बिल्कुल समझ में आ गया है कि जब मैंने की, मेरी गलती नहीं है, तू तो पहले कर चुका है। हाँ। और तूने की, तेरी गलती नहीं है, मैं पहले कर चुका हूं। यानी सारे लोग अपने अपनी ढपली को पीटने में लगे हैं और जनता सब देख रही है किसने 16 करोड़ लिया, किसने 12 करोड़ लिया, किसने क्या किया, ये जनता सब देख रही है। और 1-1.5 महीने का चुनाव रह गया। इस जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये राजनीतिक पार्टियां बंद करें। अब युवा का चुनाव होने वाला, युवा 60 करोड़ युवा इस समय, आप समझिए कि इस समय युवा की लड़ाई है। बुजुर्गों वाली लड़ाई तो आशीर्वाद देने की रह गई है। अब ये फैसला सिर्फ युवा करने वाले हैं कहां जाना है। केवल सनातनी बनना है, ये केवल देश की अखंडता में रहना है, या वोट किसे देना है, अब जनता सब जान चुकी है। क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि भाजपा के कई ऐसे सिपा सलाहकार जिनके नाम पर पर्ची काट करके, रसीदें काट करके संसद पर हमला हुआ, उस सांसद का क्या हुआ? हर आदमी की जांच होना बहुत जरूरी है योगेश जी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका हो। और हर आदमी कह के बच के निकल जाता है कि यार तूने चोरी की है तो तूने की है, तेरी इतना है, मैंने किया तो तू अपना देख, मैं अपना देख। ये सब सिस्टम करने से कुछ नहीं होने वाला। अब इस देश की विकास के लिए, इस देश की अखंडता के लिए निश्चित तौर से पढ़े लिखे लोगों को संसद में आना होगा और बेतुकी बेजुबान बात बोलने की जरूरत नहीं होगी। जिसको देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी देश की ठेस पहुंचाने वाली बात, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग कर लेना यह सभी पार्टियां जान गई हैं और ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सारा देश देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग इस चैनल को देख रहे हैं। और मैं आप सबसे फिर कह रहा हूं, इस देश की तीसरी, जिस तरह से जातिवाद को बांटा गया है ना,
उस तरह से तीसरी जाति एक प्रवासी जाति जो भारत देश के 80% राज्य में शिरकत कर चुकी है, जैसे महाराष्ट्र में 19 करोड़ और दिल्ली में 2.25 करोड़, गुड़गांव में लगभग 75 लाख और 25 लाख में 15 लाख। आप देखिए हरियाणा में आज, दिल्ली में आज, गुजरात में 6 करोड़, 9 करोड़ वेस्ट बंगाल में, आसाम में 6 करोड़। जिस तरह से प्रवासी अपना काम कर रहे हैं, राज्य का विकास कर रहे हैं, निश्चित तौर से एक जाति यह भी बनेगी और आज नहीं तो कल इसको भी चुनाव में भागीदारी मिलने वाला है। और कुछ ना कुछ लोग प्रवासी जनता पार्टी और कौन सी पार्टियां बना करके प्रवासियों का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये सारी पार्टियां एक दिन पछताएंगी। चलिए, ये भी एक बड़ी बात आप कर रहे हैं। विक्रम लोहिया जी, गुजरात की आबादी 6 करोड़ है, 6 करोड़ प्रवासी कहाँ चले गए? दो बातें बड़ी विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपना एक परिचय देने की कोशिश की, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं। पूरा दूंगा, परिचय तो पूरा अभी दिया नहीं है। मैंने कहा सम्मान दोगे, सम्मान पाओगे। अरे तारीख दे रहा हूं, अपमानित करोगे, अपमान एक बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा शांत रहिए ना अभी। शांत कह रहे भाई, आप शांत रहे, बीच में मैं शांत करा रहा था। क्यों शांत रहूं? योगेश, क्यों शांत रहूं? इन्होंने एक बात बहुत अच्छी क्यों बोली। शांत रहूं भाई? मैं तो बोलूंगा, तुम्हारा चंदा चंदा, हमारा चंदा धंधा। प्रवक्ता पढ़ा लिखा है भाई, मैं मानता हूं, बिल्कुल तुमने चंदा लिया तो चंदा ले लिया हमारा, हमने कहाँ से लिया? क्यों लिया भाई? देश को बताइए, ऐसे देश को बताइए, नेशनल हेराल्ड में कितना पैसा खाया है? जो नकली डिग्री वाले देश को बताइए, उनको दूर रखना चाहिए। खूनी पंजे कांग्रेस के कहाँ है? आपको मैंने बताना था 3000 सिखों के हत्यारों की ये पार्टी है। नौजवान पहले ये से ज्यादा बेरोजगार की पार्टी है भाई, खूनी पंजे है। 10 साल में 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार ज्यादा हुए हैं। पिछले अभी ये 27% रोजगार छोड़ के आए हैं राजस्थान से और रोजगार पर शिक्षा दे रहे हैं। और सारे भ्रष्टाचारी अभी रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार पर पाठ पढ़ा रहे थे। आपकी वित्त मंत्री सारे भ्रष्टाचारी बड़ी बात बोली, रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार पर पाठ पढ़ा रहे थे। ये आए हैं पाठ पढ़ाने। 27% रोजगार पर राजस्थान में ये लोग छोड़कर आए थे। अब जाकर रोजगार की स्थिति देखिएगा, 1 साल होने दीजिए, पूरे देश में रोजगार की स्थिति शानदार है। आप इसका जवाब दे नहीं पाएंगे, आगे 3 किलोमीटर सड़क बनाते थे हम, 37 किलोमीटर बनाते हैं। 2 करोड़ रोजगार हमने 150 एयरपोर्ट बना दिए, आपको ये पता हमने ही नहीं है वाटरवेज बना दिए भाई। हम मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी है। ना खाने दूंगा, कर्जा नहीं मांग रहे हैं। आधे घंटे में ये जो है पेट्रोल डीजल के नाम पर जो है, जो 35 रुपए से 81 रुपए 10 साल में किए, वो नहीं किया। 94 बिक रहा है 81 के बाद। अरे हम आपसे ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। काम करने वालों की पार्टी, नारायण ये काम करने वालों की पार्टी है, कौन है? ये काम करने वालों की पार्टी है, ये लुटेरों की पार्टी नहीं है। वायनाड से राहुल गांधी जी के खिलाफ इसको टिकट दिया, 242 मुकदमे उसके ऊपर। अरे भाई, अमेठी वालों ने भगा दिया वायनाड, अमेठी वालों ने वायनाड भगा दिया। अरे अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, आपकी तो उम्र बुढ़ापा आ रहा है, पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे। नहीं, यहाँ तो अमेठी और रायबरेली तो खानदानी गढ़ था, और गांधी खानदान जो है छोड़कर चला गया यहाँ से, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी। अरे वाजपेयी जी का उत्तर प्रदेश नहीं था भाई, वो तो भारत के बेटा थे। वो इटली से थोड़े आयातित हुए थे, दिल्ली से रह रहे थे, वो तो ये मध्य प्रदेश भारत के। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस बार भी देखिए कि इसको जनता क्या सबक सिखाती है। ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है, अनपढ़ों वाली बात मत करो। नरेंद्र सोनी जी, बीजेपी एक बड़ा सवाल उठा रही है और मुझे लग रहा है ये सवाल थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को भी खटकता होगा कि मनीष सिसोदिया तो इस्तीफा देंगे, जेल जाएंगे, तो अन्य नेता, अगर अन्य मंत्री जाएगा जेल तो इस्तीफा देगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे। क्या ये सारा ठीक रहा? कुल मिला के अपने आप को बचाने का है क्या, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कैसे भी करके हम बच जाए, बाकी कोई फंसता है फंसने दो? चलिए, नरेंद्र सोनी जी के ऐसे संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद संपर्क टूटा हुआ है फिलहाल। अजय जी, क्या यही नजर आ रहा है क्या आम आदमी पार्टी में कि किसी भी तरीके से हम बच जाए, बाकी कोई नेता कोई मंत्री फंसता है फंसने दो, उसका नाम ले लो, वो जेल चला जाए, कोई बात नहीं, हम नए नेताओं को आयातित कर लेंगे? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जब संजय सिंह गए थे, मनीष सिसोदिया गए थे, तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी और क्यों नहीं उनको जेल से बचाने का काम किया गया? आज संजय सिंह और मनोज सिसोदिया को भी दरकिनार करने वाले, जैन साहब को भी दरकिनार करने वाले ये अरविंद केजरीवाल ही हैं।
और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपने आप को बचाने के लिए और इतना बड़ा आंदोलन और सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया मैदान में, लेकिन संजय सिंह को बचाने के लिए क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए किया? आज इसी बहाने इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिल्ली में आकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया कि हम इकट्ठे हैं। ये सभी जनता जान रही है, कोई जेल से छुड़ाने की बात नहीं है। ईडी जब जांच करेगी, दोषी पाएगी, निश्चित तौर से गिरफ्तारी होगी, चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसकी गिरफ्तारी होगी। आज अरविंद केजरीवाल जी को खुद सोचना चाहिए कि जब 8-8 सम्मन मिले, 5-5 सम्मन मिले, तब क्यों नहीं गए वो? 10वें सम्मन पर आप जा रहे हैं। आपको तो पहले ही जवाब देना चाहिए। यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है, आरोप लगना बुरी बात नहीं है, पर आरोप का खंडन करने के लिए आपको पहले ही जाना चाहिए था। वही काम सोरेन जी ने किया था। सोरेन जी की गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वहां दूसरा मुख्यमंत्री बन गया और ये जेल से चलाएंगे। ये सब तरीका करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नैतिकता की बात की जा रही थी, वही नैतिकता अब जब दिखाने की बारी आई, दिखाने का समय आया, तो कोई नैतिकता की बात ही नहीं की जा रही। नरेंद्र सोनी जी, केवल हम बच जाएं, बाकी जो जेल जाना चाहे वो चला जाए, जो जैसा जाना चाहे वो चला जाए, मतलब यही है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी। देखिए लोहिया जी संपर्क शायद टूट गया है, देखिए कुछ इशारा कर रहे हैं नरेंद्र सोनी जी। देखिए योगेश भाई, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से आज जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम को नहीं जानते। नहीं तो आपने भी तो इसका मतलब मनीष सिसोदिया से जो इस्तीफा लिया गया था, सुनिए ना, मनीष सिसोदिया से जो इस्तीफा लिया गया था, क्या वो आम आदमी पार्टी के नेता या दिल्ली सरकार उनके कामों को नहीं जान पाई थी? वो भी जेल से अंदर चला सकते थे अपना विभाग। और उसी मंच पे आगे आपके लिए दिख रहा था कि उसी मंच पे संजय सिंह जी की। नरेंद्र जी सवाल दोहरा दीजिए। क्या मनीष सिसोदिया के कामों को आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार नहीं समझ पाई थी जो उनसे इस्तीफा ले लिया गया था? वो भी जेल के अंदर से अपना विभाग चला सकते थे। देखिए, लेकिन तब मुख्यमंत्री तो बाहर थे ना। हाँ, सरकार के मुखिया तो बाहर थे ना। अरे तो जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही संभाल पाएंगे? उसके पहले दिल्ली का दिल्ली कोई संभाल नहीं पा रहा था, और या उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बाद कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो दिल्ली को संभाल नहीं पाएगा। और दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जी के काम पर दिल्ली के लोगों ने अपना मत दिया था। और दिल्ली के लोगों ने सर्वेक्षण में भी ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, और अगर अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालने का काम करती है तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। ये दिल्ली की जनता का फैसला है। दिल्ली की जनता उनको जिम्मेदारी से नहीं हटाना चाहती। बीजेपी के प्रवक्ता तो हमारे साथ बैठे हुए हैं सुनील साही जी, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता व्हाट्सएप कर रही है, जो व्हाट्सएप नंबर आपने जारी किया है उस पर हिसाब मांग रही है कि दिल्ली का लूटा हुआ पैसा वापस कीजिए। शाही जी तो यही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शाही जी तो कह रहे हैं कि जो आपने व्हाट्सएप नंबर जारी किया उस पर दिल्ली की जनता हिसाब मांग रही है कि जो दिल्ली का पैसा लूटा गया है दिल्ली की जनता का, वो पैसा वापस करिए। नहीं, दिल्ली की जनता, आज देश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, आज सारे व्हाट्सएप पे चल रहा है कि गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से भाजपा ने चंदा ले लिया, पैसा ले लिया, उसका हिसाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में उठा के डाल दिया, उस शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भाजपा। चलिए, आप चंदे पर बिल्कुल अटक गए हैं और चंदे पर ही आप पूरा चुनाव मुझे लगता है निपटना चाह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में इसका क्या मैसेज जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। हाँ योगेश जी, एक लाइन जवाब दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल शाही जी। हाँ, भाजपा पे मिल रहे हैं 60 करोड़ रुपए सामने। देखिए जवाब दे रहे हैं शाही जी, जवाब दे रहे हैं। जेपी नड्डा को गिरफ्तार करेगी क्या? देखिए, कुल मिलाकर अभी ये जितने भी लोग, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में वो चंदा और ये चंदा ये कर रहे हैं लोग। जनता के बीच में इनके पास कुछ मुद्दे हैं लेकर जाने के लिए। ये अगर मुद्दे हैं तो टेलीविजन स्क्रीन से छोड़कर जाए, जनता को बताएं, और तब जो है जाकर पता चलेगा कि कितने वोट इनको मिलेंगे, कितने वोट बीजेपी। चलिए लोहिया जी जवाब दीजिए। अगर ये चीज होता तो केजरीवाल जी अपने फोन का पासवर्ड बता चुके होते। मैं जवाब दे देता हूँ। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? तो बताइए ना जाके जनता के बीच में किसने रोका है?
आप देखिए फिर बीच में इनको बोले, बीच में ना बोले आप प्लीज योगेश जी, बोले इनको कहिए बीच में ना बोले। लेकिन महंगाई के मुद्दे या बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने कितने जन आंदोलन खड़े कर दिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसने किया था भाई बीच में बोलने का? में आईसीयू के अंदर एक पेशेंट लड़की का बलात्कार हो जाता है। बात वो नहीं है लोहिया जी, सवाल ये सारे मुद्दे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं बेरोजगारी है, हम भी कह रहे हैं बेरोजगारी है, हम भी कह रहे हैं महंगाई है, लेकिन कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी दल ने कितने जन आंदोलन खड़े कर दिए, ये भी तो बताइए। दोबारा पूछिए। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कितने जन आंदोलन खड़े कर दिए? हर जो हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं, हमारी जितनी भी रैलियां होती है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया पर, वो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे होते हैं। क्या पहलवान बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला? अरे आप अपना बताइए, आप फिर आप किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके क्यों चला रहे हैं? आप अपना आंदोलन बताइए, आप अपना आंदोलन बताइए जो 6 महीने तक आंदोलन चला हो, 3 महीने तक आंदोलन चला हो, 1 महीने तक आंदोलन चला हो कि नहीं हम जनता के मुद्दे को लेकर के आए हैं और सरकार को पूरा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये भी जिम्मेदारी बनती है लोहिया जी आपकी। केवल वातानुकूलित कमरे में बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये आंदोलन नहीं कहलाए जाते हैं, ये आंदोलन नहीं कहलाए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर सांसद बोलते हैं उनको, पार्लियामेंट के अंदर ठीक है, अरे आप पार्लियामेंट के अंदर रखिए, पार्लियामेंट कितनी देर चलती है हम भी देखते हैं, जनता भी देखती है, और कैसे मुद्दे रखे जाते हैं, कैसे वॉकआउट किया जाता है हम भी देखते हैं, जनता देखती है। सड़कों पर उतरना पड़ेगा महोदय, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जनता के मुद्दों को सड़कों पर लेकर जाना पड़ेगा संसद के अंदर, ठीक है। चलिए ठीक है विक्रम लोहिया जी, अच्छी बात है, आप मेहनत करिए, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर नहीं, सड़कों पर। एक फिर आपको सलाह दे रहा हूं, और जब सड़कों पर जनता के मुद्दे लेकर के उतरेंगे तो जनता का साथ शायद आपको मिलता नजर आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है और खासतौर पर इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही, एक के बाद एक नेता जेल जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन अब कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के साथ, और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर नजर आ रही है। बहरहाल जनता किसको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और किसकी बातों को समझेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।